हे एवरीवन, क्लास 7th हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 3 है। ये कविता है आपकी फूल और कांटा, और इसके जो लेखक हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो आज हम इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न होगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो आपने जो उत्तर देना है उसके लिए केवल और केवल एक शब्द का ही यूज़ करना है। तो क्वेश्चन होगा कि रात में पौधों पर क्या चमकता है। तो आंसर होगा इसका कि चांद। रात में पौधों पर चांद चमकता है। अगला प्रश्न होगा, कांटा किस में छेद कर डालता है। तो आंसर होगा इसका कि उंगलियों में। कांटा जो है वो उंगलियों में छेद कर डालता है। तो अगला प्रश्न है, निराले रंग किसके होते हैं। तो उत्तर होगा कि निराले रंग जो होते हैं फूल के होते हैं। निराले रंग का मतलब होता है रंग बिरंगे अलग अलग रंगों के। तो जो फूल होते हैं जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग रंगों के होते हैं, कोई लाल, कोई पीला, कोई नीला, कोई सफ़ेद। तो इस प्रकार से जो निराले रंग होते हैं वो फूलों के होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न होगा वो होगा, तो अगला प्रश्न है कि भगवान के सिर पर कौन सजता है। तो उत्तर होगा कि भगवान के सिर पर पुष्प सजा करते हैं। पुष्प यानी कि फूल, भगवान के ऊपर फूलों का श्रृंगार किया जाता है, तो इसी वजह से भगवान के सिर पर पुष्प जो हैं वो चमकते हैं। अगला प्रश्न होगा, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि कविता में आए लयात्मक शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तो उदाहरण दिया गया है कि पिला और खिला। तो दोनों ही शब्द बिल्कुल एक जैसे सुनने में आते हैं और दोनों में ही जैसे एक लय है। तो इसी तरीके के शब्दों को ढूंढना है। तो उत्तर होगा कि पालता और डालता, वही और नहीं, वसन और तन और पर और कसर। तो ये जितने भी जो शब्द हैं स्टूडेंट, ये बिल्कुल लयात्मक शब्द हैं, यानी कि सुनने में एक जैसे राइम के लगते हैं, एक ही जैसा लाइन को सुनने में नज़र आता है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न जो होगा वो होगा कि निम्नलिखित सही है या गलत, आप लिखिए। तो पहला प्रश्न है, फूल वस्त्र को फाड़ देता है। तो ये सही है या गलत है। तो ये गलत है स्टूडेंट्स। फूल कभी भी वस्त्र को नहीं फाड़ता। वस्त्र को कौन फाड़ता है, वो फाड़ता है कांटा। तो ये आंसर गलत है। तो अगला प्रश्न होगा कि फूल और कांटों का स्वभाव एक समान होता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा कि गलत। फूल और कांटों का जो स्वभाव होता है वो बिल्कुल भी एक समान नहीं होता, दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग होता है। तो अगला प्रश्न है, फूल की सुगंध से सबका मन प्रसन्न होता है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। फूलों की सुगंध सभी को मन भाती है और सभी उसकी खुशबू में खो जाते हैं। अगला प्रश्न है, फूल कांटों को अनूठा रस पिलाते हैं। तो आंसर होगा नहीं, फूल कभी भी कांटों को अनूठा रस नहीं पिलाते। कांटे जो होते हैं वो तो अलग ही होते हैं। फूल जो होता है वो भंवरों को, मधुमक्खियों को और तितलियों को अनूठा रस जो है वो पिलाता है। तो अगला प्रश्न होगा कि कुल की बढ़ाई से मनुष्य महान बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। कुल की बढ़ाई से कभी भी मनुष्य जो है महान नहीं बनता। महान बनता है मनुष्य अपने कर्मों से। कभी भी ऊंचे कुल का व्यक्ति अगर बुरे कर्म करेगा तो वो महान नहीं बन सकता। और जो व्यक्ति अच्छे कुल में जन्म नहीं लेता लेकिन अगर उसके महान जो कर्म है तो वो व्यक्ति समाज में पूजनीय होता है। तो अगला प्रश्न होगा, फूल किनको गोद में ले लेता है। तो उत्तर होगा कि फूल तितलियों को गोद में ले लेता है, क्योंकि तितलियां जो हैं फूलों पर मंडराती हैं उनका रस पीने के लिए, शहद बनाने के लिए। इसी वजह से फूल तितलियों को गोद में लेता है। तो अगला प्रश्न है, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या कमी नहीं देती। तो उत्तर होगा कि बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की जो बढ़ाई होती है वो काम नहीं देती। तो बड़प्पन की अगर कसर रह जाए, इंसान का स्वभाव में बड़ापन ना हो, ओछापन हो, इंसान हर किसी को हीन भावना से देखे, तो
फिर क्या होगा होगा कि कुल की बड़ाई जो है वो उस टाइम काम नहीं आएगी, बेशक वो कितने भी अच्छे कुल का व्यक्ति क्यों ना हो। तो अगला प्रश्न है, कौन एक सा बरसता है? तो उत्तर होगा कि मेघ एक सा बरसता है, यानी कि जो बादल हैं वो सभी जगह बिल्कुल एक ही जैसे बरसते हैं, फूलों पर भी, कांटों पर भी, नदियों पर भी, खेतों पर भी, इस इंसान पर या किसी भी इंसान पर, तो वो सभी पे बिल्कुल एक जैसा ही बरसते हैं, वो कभी कोई भेदभाव नहीं करते। तो अगला प्रश्न है, फूल किसको रस पिलाता है? तो उत्तर होगा कि फूल भंवरों को रस पिलाता है। और फूल जो है भंवरों को रस पिलाता है क्योंकि जो भंवरे हैं डाल डाल घूमते हैं इसी रस की खातिर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा, कांटा किसका तन बेध देता है? तो उत्तर होगा कि कांटा भंवरे का तन बेध देता है। जैसे ही भंवर फूलों पर आते हैं फूलों का रस पीने के लिए, तो कांटा उनके शरीर को बेध देता है, घायल कर देता है उनको। तो अगला प्रश्न है, भंवरे का तन किस रंग का होता है? तो उत्तर होगा कि भंवरे का जो तन होता है वो सांवले रंग का यानी कि काले रंग का होता है। अगला प्रश्न है, चांद रात के समय प्रकृति का कौन सा कार्य करता है? तो उत्तर होगा कि चांद रात के समय सभी पर समान रूप से चांदनी बिखेरने का प्राकृतिक कार्य करता है, क्योंकि चांद जो है रात के समय आसमान में चमकता है और उसकी जो चांदनी है वो प्राकृतिक रूप से कार्य करती है शीतलता प्रदान करने का और धरती को ठंडक प्रदान करने का, क्योंकि सूरज की गर्मी से बहुत ज़्यादा धरती तपने लगती है, तो चांद अपनी शीतल छाया से ठंडक प्रदान करता है। तो अगला प्रश्न होगा, फूल और कांटों पर समान रूप से क्या बहती है? तो उत्तर होगा कि फूल और कांटों पर समान रूप से हवाएं बहती हैं। तो अगला प्रश्न है, कांटों द्वारा उंगलियों को छेदने व कपड़े को फाड़ने से कांटों की किस वृत्ति का पता चलता है? तो उत्तर होगा कि कांटों द्वारा उंगलियों को छेदने व कपड़ों के फाड़ने से कांटों की दूसरों को तकलीफ देने की प्रवृत्ति का पता चलता है, कि कांटे जो है हमेशा दूसरों को तकलीफ देना चाहते हैं, उसमें उनको आनंद मिलता है। तो इसी वजह से कांटों की इसी प्रवृत्ति का पता चलता है कि वो हमेशा दूसरों को सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही देंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा, तो अगला जो प्रश्न है वो है कि फूल और कांटे कविता के माध्यम से फूल हमें क्या संदेश देना चाहता है? तो उत्तर होगा कि फूल और कांटे कविता के माध्यम से फूल हमें ये संदेश देना चाहता है कि हमें अच्छे कर्मों से सबके मन को प्रसन्न व आनंदित रखना चाहिए, हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें समाज में एक उच्च स्थान प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए इस कविता के माध्यम से फूल हमें यही संदेश देता है कि जैसे वो खुशबू बिखेरता है, लोगों को मनमोहक सुगंध देता है और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ऐसे ही हमें भी अपने कर्मों को आकर्षक बनाना चाहिए और उसके द्वारा हमें दूसरों को अपनी तरफ आकर्षण में बांधना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य महान कब और कैसे बनता है? तो उत्तर होगा कि मनुष्य महान तब बनता है जब वह अपना कार्य स्वार्थ हेतु ना करते हुए परमार्थ और जगत कल्याण के लिए करता है। अगर मनुष्य जो है केवल स्वार्थी ना रहे, केवल और केवल अपने बारे में ना सोचे, बल्कि वो दूसरों के जगत कल्याण के बारे में भी काम करे, तभी जो है एक व्यक्ति महान बन सकता है। और ऐसा ही हमारे संत पुरुष कह भी गए। तो स्टूडेंट, उम्मीद है सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए, ताकि आने वाला हर वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।